ओके, हेलो एंड वेलकम। हम आज इस वीडियो में जो पॉपुलर एक ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये किस पॉपुलर ट्रेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया ऑलरेडी होगा। ऐसा हो सकता है आप में से कई लोग ऑलरेडी इसका पार्ट बन चुके हैं। आपने भी अपना एक इमेज रिक्रिएट किया है। एआई की मदद से आपने भी शायद अपना एक फोटोग्राफ गिबली आर्ट में ट्रांसफॉर्म किया है। ठीक है, ये नाम आपको फेमिलियर होगा, और अगर नहीं भी है तो आपने अपने आसपास लोगों को स्टेटस डालते हुए जरूर देखा होगा, जहाँ पे कि वो लोग अपने किसी इमेज को डालते हैं, वो एक कार्टूनिश फॉर्म में निकल के आता है, और लोगों को ये बड़ा मजा आ रहा है ये करने में। तो आपके फ्रेंड्स, आपके जाने पहचाने लोगों में से कई लोगों ने ये किया होगा और आपने देखा भी होगा करते हुए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है ये आर्ट फॉर्म, कहाँ से आया ये ट्रेंड में, और आजकल इतना डिस्कशन क्यों चल रहा है इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आप लोगों को कि ये गिबली आर्ट है क्या। तो गिबली बेसिकली एक स्टूडियो है जो कि एक एनिमेटेड स्टाइल में मूवीज बनाता है। काफी पॉपुलर होती है इसकी मूवीज, और काफी टाइम से ये मूवीज बनाते आ रहे हैं। अब ये जो आर्टिस्ट हैं, गिबली स्टूडियो के जो आर्टिस्ट हैं, इनका नाम है हायाओ मियाजाकी। मियाजाकी ने काफी साल प्रैक्टिस करने के बाद, काफी साल बहुत सारे ड्राइंग्स और बहुत सारी मेहनत करने के बाद उन्होंने ये आर्ट स्टाइल का इजाद किया, जिस स्टाइल में ये हैंड ड्रॉन स्केचेस से एनिमेशंस बनाते हैं, और ये एनिमेटेड मूवीज में यूज होती है। तो एक बहुत ही इंट्रिकेट स्टाइल है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मियाजाकी ने स्टाइल को परफेक्ट किया है। और आज के डेट पे एनिमेटेड मूवीज में अगर आप क्वालिटी एनिमेटेड मूवीज की बात करते हो, तो बड़े बड़े एनिमेशन स्कूल्स में, बड़े बड़े डिजाइन स्कूल्स में जहाँ भी एनिमेशन की बात होती है, लोग इस मियाजाकी के स्टाइल को एज अ रेफरेंस देखते हैं। तो ये काफी एक पॉपुलर स्टाइल है, काफी एक मास एक्सेप्टेड स्टाइल है, लोग काफी इसको फॉलो करते हैं। काफी अवार्ड भी जीत चुके हैं ये स्टाइल्स। बट एआई के इजाद के बाद क्या हुआ कि आजकल हमें ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कुछ एआई सॉफ्टवेयर आपको ये ऑफर कर रहे हैं कि आप अपना कोई फोटो अपलोड करो, और उसको वो तुरंत विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स उसको इस मियाजाकी के इस यूनिक स्टाइल में ट्रांसफॉर्म करके दे देता है। तो अब बात यहाँ तक पहुंची है कि मियाजाकी का ये जो स्टाइल है, ये दिखने में बड़ा सुंदर है ना। तो लोगों को ये स्टाइल इसलिए बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। पसंद आने की वजह ये है कि बहुत क्यूट दिखता है, इसमें जो इलिस्ट्रेशन निकल के आती हैं वो काफी ज्यादा ऐसे क्यूट से दिखने वाले इलिस्ट्रेशंस होते हैं। और एआई ने इस चीज को मियाजाकी के कुछ जो अलग अलग कंटेंट्स इंटरनेट पर अवेलेबल है उसको रेफरेंस में लेके इसने इस स्टाइल को रेप्लिकेट कर दिया है। तो अब आप अपना कोई फोटो डालो और एआई आपको आपका फोटो ये गिबली आर्ट स्टाइल में ट्रांसफॉर्म करके आपको दे देगा। तो मुद्दे की बात ये है कि आज हम इस चीज के बारे में ही बात करने वाले हैं कि स्टाइल किस हद तक अच्छा है, बुरा है, लोग इतना ज्यादा इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं, लोग क्यों, हर कोई क्यों अपना ये स्टाइल अपने आर्टवर्क को स्टाइल में क्यों ट्रांसफॉर्म करना चाह रहा है। और इसके अच्छे बुरे के बारे में भी हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे हम सारी चीजें कवर करें। तो ये है आज का मुद्दा। अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये एआई से जो आर्ट जनरेट करने वाला जो ट्रेंड है आज, ये आज की बात है या क्या ये पहले से होते आ रहा है। अब पहले से होते आ रहा है का मतलब मेरा एआई से मतलब नहीं है, क्योंकि एआई तो अभी रिसेंट है। कुछ पिछले कुछ 2-3 साल में हमें बूम दिखा है एआई का, और अभी धीरे धीरे वो परफेक्शन की तरफ जा ही रहा है। अभी पूरे 100% परफेक्शन आया नहीं है उसमें। बट एआई भी एक टेक्नोलॉजी है जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स को काइंड ऑफ थ्रेटन कर रही है। और ये आज की बात नहीं है। ये जो फिनोमिना है कि कोई नया टेक्नोलॉजी आया और उसने क्रिएटिव इंडिविजुअल्स को थोड़ा सा थ्रेटन किया, उनका जो प्रोफेशन है या फिर उनका जो काम करने का तरीका है उसको थ्रेटन किया, ये आज की बात नहीं है। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कैमरा का। कैमरा, और जिस तरीके से कैमरा ने आर्टिस्ट को चैलेंज किया। अब आप सबको पता होगा कि जैसे कैमराज तो मिड 19th सेंचुरी के अराउंड आई थी, मार्केट में कमर्शियलाइज हुई थी। लुई डगवेयर नाम का एक इंसान था जिन्होंने सबसे पहला कमर्शियल कैमरा बनाया, जिसको डेगुएरोटाइप बोला जाता था। और डेगुएरोटाइप से वो ब्लैक एंड वाइट फोटोज क्लिक होती थी। उसमें वो वेट प्लेट्स यूज होती थी, जो प्लेट्स, जो सेंसर प्लेट्स होती थी, वो ऑन स्पॉट बनाई जाती थी, फिर उसको कैमरा में डाला जाता था, फिर एक्सपोज किया जाता था। तो इस तरीके से वो केमिकली ट्रीटेड वेट प्लेट्स होती थी। उसके बाद फिर ड्राई प्लेट्स आई और अलग अलग कंसेप्ट आई। बट ये जो डेगुएरोटाइप्स थे ये पॉपुलर इसलिए हुए क्योंकि एक बिल्कुल एक्यूरेट फोटो कैप्चर कर सकता था किसी का भी। तो लोग, हर किसी को चाहिए था कि हमें एक एक्यूरेट, एकदम पिक्चर परफेक्ट एक फोटोग्राफ मिले और हम उसको रखें अपने पास। इससे पहले ये आर्टिस्ट का काम था।
जब कैमरास का इजाद नहीं हुआ था, जब कैमरास मार्केट में नहीं आई थी, तो कुछ आर्टिस्ट थे जो पेंट ब्रशेस से कैनवस पे लोगों के पेंटिंग्स बनाते थे। ये आपने भी देखी होंगी, म्यूजियम्स वगैरह जाते हो या फिर आपने ऐसे इंटरनेट पे भी देखी होंगी कि जो पहले के एलिट्स होते थे, क्योंकि ये बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग और स्किल इंटेंसिव प्रोसेस था ये पोर्ट्रेट्स बनाना। तो जिन लोगों ने बहुत अच्छे से ये प्रोसेस को सीखा था वही कर पाते थे, और जनरली दीज कॉस्टेड अलॉट, इनका कॉस्ट काफी ज्यादा होता था। तो एलिट्स, जो किंग्स और जो रॉयल फैमिली से होते थे, जो बड़े बिजनेसमैन होते थे जिनके पास काफी पैसा होता था, वही ये अफोर्ड कर सकते थे। तो उन्होंने शुरू किया, मतलब वो अपने पोर्ट्रेट्स बनवाते थे ऐसे आर्टिस्ट से। अब आप खुद सोचो, आप एक आर्टिस्ट हो, मिड 19th सेंचुरी से थोड़ी पहले का टाइम इमेजिन करो कि आपको बहुत सारे काम मिल रहे हैं, बहुत सारे आपको ऑर्डर्स हैं, आपको ठीक ठाक पैसे भी मिल रहे हैं उनके लिए। और अचानक से एक ऐसा टेक्नोलॉजी आता है मार्केट में जिसकी वजह से आपका काम बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पिक्चर परफेक्ट इमेजेस कैप्चर कर सकता है, आपसे बहुत कम टाइम लेता है, आपसे और ज्यादा प्रिसाइज पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है। और आपने इतने साल लगा के, मान लो आप 30-40 साल के एक आर्टिस्ट हो उस टाइम पे, और आपने अपने जिंदगी के 10-20 साल लगाए हैं इस आर्ट को परफेक्ट करने में, आपने बहुत मेहनत करी है और आप बहुत रियलिस्टिक इमेजेस पेंट कर सकते हो लोगों के। और फिर अचानक से ये कैमरा आता है और आपको दिखता है कि ये कैमरा तो मेरे से भी परफेक्ट फोटोज कैप्चर कर रहा है, एंड दैट टू विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, है ना। मैं सेकंड्स नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस टाइम पे एक्सपोजर टाइम भी ज्यादा होता था कैमरा का। आजकल तो एक्सपोजर सेकंड्स में हो जाता है, सेकंड्स में एक्सपोजर टाइम होता है, बट उस टाइम पे कुछ मिनट्स लगते थे। जो डेगोरो टाइप था, इनको कुछ मिनट्स लगते थे किसी फोटो को कैप्चर करने में। तो अब उस टाइम की एक बात इमेजिन करो कि मिनट्स के अंदर एक ऐसा डिवाइस है जो आपका एक पिक्चर परफेक्ट इमेज कैप्चर करके दे रहा है। तो ये आर्टिस्ट उस टाइम पे थ्रेटन्ड फील तो हुए थे, क्योंकि इनको लगा हमारा प्रोफेशन खत्म, छिन गया हमारा काम, है ना। हमें अच्छे पे खासे पैसे मिल रहे थे, हम पोर्ट्रेट्स ड्रॉ कर रहे थे, बट अब क्या हुआ कि हमारा ये स्टाइल छिन गया। अब एक डिवाइस ऐसा आ गया है जो इस चीज को रिक्रिएट कर सकता है। अगर आप इस बारे में सोचो, तो अब ये आर्टिस्ट का रिस्पॉन्स क्या था। रेस्पॉन्स ये था कि आर्ट में हमें कई मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। ये हिस्ट्री से ही ये मूवमेंट चलती आ रही है, बहुत सारी अलग अलग मूवमेंट्स हैं। जैसे सबसे पहले जो आइडेंटिफाइड मूवमेंट है आर्ट हिस्ट्री में, हम उसको रेनेसॉन्स बोलते हैं। रेनेसॉन्स इवॉल्व हुआ था एक टाइम पे जब ये सिर्फ आर्ट के बारे में नहीं था, ऑल्दो ये कई चीजों को मिला जुला के ये मूवमेंट आया था, जैसे आर्किटेक्चर, डिजाइन, क्वालिटी, हर चीज में ये मूवमेंट हमें देखने को मिला। बट आर्ट में एक ऐसा टाइम था जब बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आई थी रेनेसॉन्स के टाइम पे। रेनेसॉन्स से पहले लोगों को डेप्थ का परसेप्शन नहीं था आर्ट में, कि डेप्थ कैसे दिखाया जाता है। लोगों को और भी बहुत सारी चीजों का, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव या फिर पर्सपेक्टिव कैसे दिखाया जाता है ड्राइंग में, इन चीजों का आइडिया नहीं था। बट इस टाइम पे ये बहुत रेवोल्यूशनरी कुछ आर्टिस्ट आए, जैसे कि विंसेंट वैन गो आया, और हमें कुछ रेवोल्यूशनरी स्कल्प्टर्स भी दिखे उस टाइम पे, जैसे माइकल एंजेलो था। तो इन लोगों ने बहुत ही प्रिसीजन के साथ ह्यूमन बॉडी को और इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव या फिर ऐसे इन जनरल पर्सपेक्टिव, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टडी किया और इसको आर्ट में इनकलकेट किया, जिसकी वजह से आर्ट काफी ज्यादा रियलिस्टिक दिखने लगा। इस तरीके से अलग अलग मूवमेंट्स हमें टाइम एंड अगेन देखने को मिले हिस्ट्री में। रेनेसांस के बाद हमें बरोक दिखा, जहाँ पे कि लोगों को एक्सप्रेशंस दिए गए। जैसे आप रेनेसांस पेंटिंग्स देखोगे, उस पे लोगों के फेस पे बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं होती, बट बरोक आर्ट में बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस होती है लोगों के फेस में। और ड्रामेटिक लाइटिंग दिखाया गया, बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से किसी सीन को पोर्ट्रे किया गया। इस तरीके से चलते चलते जब कैमरास का इजाद हुआ, उसके बाद लोगों का मन रियलिज्म से हट गया। ये रिस्पॉन्स था आर्टिस्ट का इस टेक्नोलॉजी को। आर्टिस्ट ने सोचा, अब हम अगर रियलिस्टिक तरीके से पोर्ट्रेट्स बनाए, तो और पोर्ट्रेट्स और चीजों को ड्रॉ करें, तो इससे कोई फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि कैमरा ये ऑलरेडी कर सकता है। अब आर्टिस्ट ने ये सोचा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि हम अपने एक्सप्रेशंस को बताएं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे फीलिंग्स क्या है, इन चीजों को हम पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाएं। तो इसलिए कैमरास के आने के बाद जो हमें ट्रेंड्स देखने को मिली, जैसे इम्प्रेशनिज्म, नियो इम्प्रेशनिज्म, जिसमें विंसेंट वैन गो का आपने नाम सुना होगा। तो विंसेंट वैन गो जैसे जो लोग हैं, वो लोग इस आर्ट स्टाइल को एक अलग लेवल पे ले गए। उन्होंने सोचा कि अब रियलिज्म दिखाने का कोई मतलब है नहीं, है ना। तो हम ऐसी चीजों को दिखाएंगे जो एक इंप्रेशन है किसी जगह का या फिर किसी चीज का, और उसमें हमारे अंदर के एक्सप्रेशंस भी निकल के आए उसमें, पेंटिंग में कलर्स के माध्यम से, ब्रश स्ट्रोक्स के माध्यम से उन्होंने आर्ट स्टाइल को इस तरीके से चेंज कर दिया कि अब वो रियलिस्टिक तो नहीं दिखते थे, बट वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देते थे किसी जगह का। और वो एक आर्टिस्ट के एक्सप्रेशंस को भी बताते थे। जैसे आप अगर स्टारी नाइट की बात करो, स्टारी नाइट एक काफी पॉपुलर पेंटिंग है विंसेंट वैन गो का, जहाँ पे वो पेंटिंग उन्होंने एक्चुअली मेंटल असाइलम के अंदर से पेंट किया था। उनको उन्होंने अपने खुद को सेल्फ एडमिट किया था एक मेंटल असाइलम में। उसके एक छोटा सा विंडो था उनके मेंटल असाइलम के सेल में। उस सेल से बाहर देखते हुए उनको जो बाहर दिखा, जो तारे दिखे उनको, जो
उनको पूरा सिटी दिखा, सिटी में अलग अलग घरों के अंदर लाइट्स जलता हुआ दिखा। इस चीज को उन्होंने पोर्ट्रे किया, और कलर्स का जो यहाँ पे उन्होंने यूज किया, उससे उनके मेंटल फीलिंग की बात हमें पता चलती है। अगर हम आज के जितने भी हमारे मॉडर्न एजुकेशन है, इसमें अगर हम कलर साइकोलॉजी की बात करें, आजकल लोग कलर साइकोलॉजी की बात करते हैं। कलर साइकोलॉजी में हर कलर को कुछ इमोशंस दिए गए हैं कि ये कलर इस तरीके के इमोशन को इवोक करती है इंसान के अंदर। तो अगर हम उस तरीके से भी सोचें तो ये जो पेंटिंग था ये काफी रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि इसने कलर्स को यूज करते हुए उनके मेंटल स्टेट को बहुत अच्छे से दिखाया। वहां पे पूरे सिटी को उन्होंने एक ब्लू के शेड एंड टिंट में दिखाया। ठीक है, तो ये ब्लू के शेड्स, टिंट्स एंड टोन्स उन्होंने यूज किए। ब्लू जनरली अगर प्योरेस्ट फॉर्म में देखा जाए तो ब्लू ट्रस्ट का एक कलर है, जो ट्रस्ट, स्टेबिलिटी, इन तरह की चीजों को पोर्ट्रे करता है कलर कलर साइकोलॉजी के हिसाब से। बट उन्होंने जिस तरीके का टोन यूज किया, जिस तरीके का उन्होंने शेड यूज किया ब्लू का, तो ब्लू को जब हम थोड़ा डार्कर तरफ लेके जाते हैं तो ये जनरली एक सैडनेस को या फिर एक डिप्रेशन के स्टेट को दिखाया जाता है, जो वो एक्चुअली थे उस टाइम पे। तो उनको पूरा शहर या पूरा जो अर्थ था, दैट लुक्ड लाइक अ वेरी सैड प्लेस टू हिम। तो इस चीज को उन्होंने पेंटिंग में कलर्स के थ्रू दिखाया। और जो स्टार्स थे आसमान में, जो उन्होंने स्टार्स दिखाए, वो काफी वार्म कलर में, एक येलो ऑरेंज काइंड ऑफ कलर में दिखाया उन्होंने। और जो सिटी के छोटे मोटे लाइट्स थे, तो इस तरीके से उन्होंने काइंड ऑफ एक पेंटिंग के थ्रू ही अपने मेंटल स्टेट को एक्सप्रेस कर दिया कि ही सीज डार्कनेस ऑल अराउंड हिम। उनको अपने चारों तरफ अंधेरा या फिर सैडनेस दिखाई देता है, बट कुछ स्पेक्स ऑफ हैप्पीनेस दिखती है उनको जगह जगह पे। तो ये जो येलो या ये फिर येलो ऑरेंज कलर है ना, ये जनरली हैप्पीनेस, एक पॉजिटिव वार्म फीलिंग को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने कलर साइकोलॉजी को यूज करके इस तरीके से एक पेंटिंग बनाया, जो एक कैमरा एक रियलिस्टिक तरीके से कैप्चर तो कर सकता था, बट वो एक्सप्रेशन, जो कलर्स को बूस्ट करके, पर्टिकुलर काइंड ऑफ कलर्स यूज करके उन्होंने जो एक्सप्रेशन क्रिएट किया वहां पे, वो एक कैमरा नहीं कर सकता। तो उन्होंने उस चीज को समझा कि ये नया टेक्नोलॉजी क्या नहीं कर सकता, एंड उन्होंने वही किया। खुद को उन्होंने एज एन इंसान या फिर एज अ ह्यूमन एस्टैब्लिश किया अलग से। और ये हमेशा से रेस्पॉन्स रहा है आर्टिस्ट का किसी भी नए टेक्नोलॉजी को। तो एआई का कैसा रिस्पॉन्स आने वाला है ये तो, और या फिर एआई जो आर्ट में इनकलकेट हो रहा है, इसका कैसा रिस्पॉन्स आने वाला है, ये तो देखने वाली बात है, हम आगे हमें देखेंगे। बट आज का जो मुद्दा है उस पर अगर हम वापस आए, थोड़ा सा और गौर फरमाएं। अगर हम आज के आर्टिस्ट की बात करें, जैसे मियाजाकी जैसे एक आर्टिस्ट की बात करें, इनका केस हम आज लेके चल रहे हैं तो हम इन्हीं को एज अ रेफरेंस लेंगे। तो मियाजाकी जैसे एक आर्टिस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, इन्होंने इतने सारे साल लगा के एक आर्ट फॉर्म को परफेक्ट किया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद नहीं ली, इन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद ली। बट इन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद वहीं तक ली जो उनको एड कर रहा है उनके आर्ट फॉर्म को और ज्यादा परफेक्ट करने में। उन्होंने ब्लाइंडली एआई जैसे टेक्नोलॉजी का हमेशा से खिलाफत ही किया है। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस पे, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज में हमें ऐसा देखने को मिला है कि उन्होंने बोला है, इंटरव्यू में आगे आके बोला है कि एआई मैं अपने आर्ट में कभी इंक्लूड नहीं करूंगा। उसमें मैं ओरिजिनलिटी रखना चाहता हूँ, जो एक क्रिएशन का जो एक हैंड्स ऑन तरीका है उसको मैं जिंदा रखना चाहता हूँ, और उसी तरीके से मैं अपने स्टूडियो में हमेशा से काम करता आया हूँ और वैसे ही करूंगा आगे भी। बट आज हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो अलग अलग एआई सॉफ्टवेयर्स हैं, एआई प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मदद कर रही हैं ये जो गिबली आर्ट बनाने में, बाय द वे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी और ये क्यूट लग रहा है इसलिए ही बना के दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं है कि मियाजाकी कौन है, इनका क्या आर्ट स्टाइल है, गिबली क्या है, इनके मूवीज कैसे बनती हैं, या फिर कौन कौन सी मूवीज हैं इनकी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी बहुत सारे गिबली मूवीज नहीं देखे हैं, कुछ मैंने देखे हैं जो अवेलेबल है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। बट बहुत ज्यादा मैंने भी फॉलो नहीं करे, बट आई अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट हैज गॉन बिहाइंड द आर्ट। तो इसको बिना समझे क्या हो रहा है कि ये एआई प्लेटफॉर्म्स इनके स्टाइल्स को क्यूरेट कर रहा है, उठा रहा है जगह जगह से, जहां जहां पे भी पब्लिकली प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, और उसको यूज करके एक लोगों के लिए एक वर्जन बनाया जा रहा है। एआई इस चीज पे ट्रेन कर रहा है, एक आर्टिस्ट के काम पे ट्रेन कर रहा है जो शायद कंसेंशुअल भी नहीं है, जो शायद जिसके लिए कंसेंट भी नहीं लिया गया है आर्टिस्ट से। तो एज फार एज आई अंडरस्टैंड, तो ऋतुराज, जो बातें हम अभी कर रहे हैं इसके बारे में क्या ओपिनियन है तुम्हारा? जैसे जब हम आर्टिस्टिक थेफ्ट की बात कर रहे हैं कि कोई एक आर्टिस्ट है जिसका एक कोई यूनिक स्टाइल है आर्ट का, और उसको ऐसे माइंडलेसली उठा के हम कॉपी करके किसी और कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, लोगों के लिए आर्ट बना रहे हैं एक एआई प्लेटफॉर्म के जरिए। तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस, तुम्हें क्या लगता है? बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात है कि जैसे बोला आपने कि एक नया टेक्नोलॉजी आता है, एक पुरानी किसी टेक्नोलॉजी को चैलेंज करता है, उसके वजह से जो पुराना टेक्नोलॉजी है वो वापस इवॉल्व होता है, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल जो अभी एक कोर इशू जो है वो डेटा शेयरिंग, पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा, इसके शेयरिंग से रिलेटेड है।
अभी रिसेंटली काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे साइबर क्रिमिनल्स कैसे इस सिचुएशन को या फिर इस ट्रेंड को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसके बारे में पूरा कैप्चर किया गया है। तो मैं रिसेंटली कुछ हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो वहां पे देखा मैंने कि जो साइबर क्रिमिनल्स है दे आर पोजिंग एज ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ स्टूडियो घिबली, और फिर वो क्या कर रहे हैं, लोगों से कमीशन चार्ज करके उनको इमेजेस बना के दे रहे हैं। चलो वो तो फिर भी ठीक है कि कमीशन लिया और इमेजेस बना के दे दिया, बट यहाँ इससे भी ज्यादा एक वरिंग चीज ये है कि काफी सारे साइबर क्रिमिनल्स का ऐसा है कि वो लोग एज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और फिर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा रहे हैं। उससे एक ना आइडेंटिटी थेफ्ट का इशू आ रहा है। रिसेंटली ये एक्चुअली चंडीगढ़ पुलिस, सॉरी, चंडीगढ़ साइबर सेल में भी देखा गया है। हिमाचल प्रदेश में भी अथॉरिटीज ने इस बात पे गौर किया है कि साइबर क्रिमिनल्स कैसे इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। प्लस जो ये एआई के प्लेटफॉर्म्स है, चैट जीपीटी हो या फिर ग्रॉक एआई हो, अभी काफी सारे स्पेकुलेशंस ऐसे हैं कि वो हमारे पर्सनल इमेजेस को लेकर अपने डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं और अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं। हालांकि ये बस अभी स्पेकुलेशन ही है, बट मैं ना इस बात पे रिसर्च कर रहा था कि अगर हम लोग का डेटा लेके कुछ ये लोग अपने एआई मॉडल को ट्रेन कर भी रहे तो फिर इसमें दिक्कत वाली बात क्या है। तो काफी कुछ वॉरिंग ट्रेंड्स मेरे को दिखा। सबसे पहली बात जो है वो रिसेंट टाइम्स में हमारे लोगों ने देखा रहेगा कि डीप फेक्स बन रहे हैं। आप अगर अपने किसी पर्सनल इमेज को दे रहे हो और उसका डीप फेक बन रहा है तो दैट्स क्वाइट अ वरीसम ट्रेंड एक्चुअली। ठीक है, डीप फेक्स हमने रिसेंट टाइम्स में ही बनते हुए देखा है, तो आगे जाके ये डीप फेक्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, नोबडी नोज। मे बी कोई ऐसा परफॉर्मर या एक्टर या फिर आर्टिस्ट जो मर चुका है उसका भी हम डीप फेक वीडियोज या ऑडियोज, सॉरी, वीडियोज या इमेजेस बना सकते हैं। तो वी नेवर नो कि एआई किस डायरेक्शन में इस चीज को लेकर जा रहा है। प्लस एक वरीसम ट्रेंड ये है कि कई सारी जगहों पे आजकल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यूज हो रहा है, एफआरएस जिसको बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारा चेहरा है, हमारे चेहरे के जो फीचर्स है, मे बी प्यूपिल हो गया, फिर हमारा जॉ लाइन हो गया, हमारे चेहरे का स्ट्रक्चर को स्टडी करके वी गेट एक्सेस इनटू सर्टेन सिस्टम्स। ये आप लोगों ने काफी सारी जगहों पे देखा रहेगा, जब ऑफिसेज में लोग अटेंडेंस मार्क करते हैं सुबह सुबह, तो एक फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होता है जहाँ पे वो लोग अपना चेहरा दिखाते हैं, तो उसके बेसिस पे उनका अटेंडेंस मार्क होता है। तो यही एफआरएस और भी चीज़ों में यूज हो रहा है। तो ये चीज़ ना काफ़ी एक वरीसम ट्रेंड तब बन जाता है अगर कोई मान लीजिए एक सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम है, ठीक है, जहां पे मेरा चेहरा एज अ फॉल्स नेगेटिव आ गया। तो उसमें क्या होगा बेसिकली कि जिस इंसान ने एक्चुअल में कोई गलत काम किया है उसका चेहरा मेरे से मिलता जुलता है, तो इसलिए मेरा इमेज लेके अब मेरे अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि जो एआई मॉडल है इट्स नॉट 100% एक्यूरेट, राइट। तो इस मामले में हमें काफी केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम अपने इमेजेस को, हमारे फोटोग्राफ्स को कहाँ कहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो वो एक चीज है। प्लस एक और बात यह है, जब हम अपना फोटोग्राफ या फिर किसी और इंसान का फोटोग्राफ हम लोग ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, तो जो ये पूरा एआई मैकेनिज्म है, इसमें कंप्यूटर विजन यूज होता है। तो इसमें ये लोग पूरा एक एनालिसिस करते हैं इस इमेजेस का कि आपने कैसी घड़ी पहनी हुई है, आपके बैकग्राउंड में कौन सा लोकेशन है, आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आप किस तरीके का खाना खा रहे हो। तो फिर आपको ना टारगेटेड एड्स दिए जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, मे बी थिंग्स कैन बिकम एक्सपेंसिव फॉर यू, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ऑल्दो अभी जो सबसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, ग्रॉक एआई, ओपन एआई, इन लोगों ने अभी तक डिनाई किया है कि ये लोग डेटा एक पॉइंट के बियॉन्ड स्टोर करते हैं। व्हाट दे आर क्लेमिंग इज दैट हमारा डेटा तब तक ही उनके पास है जब तक ये गिवलिफाई होने का ट्रांजैक्शन चल रहा है। उसके बाद आर पर्सनल इमेजेस आर नॉट
इन देयर डेटाबेस। बट सी अगेन इस पे मतलब ऐसा कुछ अभी क्लैरिटी है नहीं कि ये बात कितनी ऑथेंटिक है। बट स्टिल फॉर फॉर अ मैटर ऑफ टाइम मे बी हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ओपन एआई या फिर ग्रॉक एआई जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, प्रोबेबली दे आर बाउंड बाय लीगल रेस्ट्रिक्शंस, या फिर काफी पब्लिक भी उनका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। तो मे बी उन पे तो स्क्रूटिनी होता रहता होगा, बट हमें फिर भी काफी केयरफुल रहना पड़ता है हम किसको अपना इमेज शेयर कर रहे हैं, बिकॉज वी नेवर नो कि हमारा इमेज यूज करके कौन हमें टारगेटेड एड दे रहा हो, कौन डीप फेक्स जनरेट कर रहा हो, कौन फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यूज करके किसी सिस्टम पे एक्सेस करके मे बी हमारा सारा सेविंग्स चुरा के लेकर जाए। सो दीज आर ऑल वरीसम ट्रेंड्स। तो इस पे डेवलपमेंट अभी आगे कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। बट लोगों को इसी बात पे केयरफुल रहना पड़ेगा कि वो अपना इमेजेस, अपना पर्सनल इमेजेस कहाँ 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 पे शेयर कर रहे हैं। बिकॉज ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स पे आप अगर शेयर कर रहे हो तो मे बी यू आर रिलेटिवली सेफ। बट अगेन यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे अपना इमेज शेयर कर रहे हो, आप कितना केयरफुली अपना इमेज शेयर कर रहे हो। लाइक आप कुछ भी मतलब मान लीजिए कुछ इलीगल इमेज, एक्सप्लिसिट इमेज, ये सब आप शेयर नहीं कर सकते। यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट यू आर शेयरिंग, विच प्लेटफॉर्म यू आर शेयरिंग। So these are things that are developing, still in the developing stage. These are still evolving. ये देखना पड़ेगा अभी आगे जाके कैसे ये पूरा सिचुएशन अनफोल्ड होता है। तो फाइनली कंक्लूजन इस बात पे यही है कि यस, साइबर क्रिमिनल है, साइबर सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न नाउअडेज। साइबर फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो one should be quite wary about where they are sharing their images. Basically their personally identifiable information. मे बी आप अपना इमेज शेयर कर रहे हो, उसमें आपके पीछे आपका ऑफिस दिख रहा हो, मे बी आपका कोई आईडी, गवर्नमेंट इशूड आईडी आपका कुछ उस इमेज में दिख रहा हो। तो उससे ना आपका काफी सारा इंफॉर्मेशन गलत हाथों में जा सकता है। सो आई थिंक पीपल नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके। अब जैसे ऋतुराज ने अभी एक काफी क्राइम और साइबर क्राइम से रिलेटेड एक काफी ओवरव्यू दिया, अच्छा ओवरव्यू दिया। एंड उसने जिस तरीके से कंक्लूड किया कि पीपल नीड टू बी केयरफुल कि वो किस तरीके का इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, और पॉसिबली क्या क्या मिसयूज हो सकता है उसका विद दीज प्लेटफॉर्म्स जो आपको ये इमेजेस बना के दे रही है। मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच पे कंक्लूड करना चाहूंगा, एक थोड़े डिफरेंट नोट पे कंक्लूड करना चाहूंगा कि जैसा मेरा नरेटिव था शुरू से कि आर्टिस्ट को कैसे थ्रेट है इन नए टेक्नोलॉजीज से, आर्टिस्ट के सर्वाइवल पे या फिर क्रिएटिव इंडिविजुअल्स के। यहाँ पे सिर्फ आर्टिस्ट से मैं आर्टिस्ट मीन नहीं करता, मैं डिजाइनर्स, अलग अलग डिजाइनर्स, विजुअल डिजाइनर्स और एनिमेटर्स और जितने भी कैरेक्टर डिजाइनर्स होते हैं, आइडेंटिटी डिजाइनर्स होते हैं, इन लोगों की भी मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी लोग इस क्रिएटिव प्रोफेशन में हैं उनके लिए भी ऑफ कोर्स ये एक थ्रेट है। बट जैसे मैंने नैरेटिव दिया कि वी हैव ऑलवेज फॉट बैक, हमने हमेशा लड़ा है। आर्टिस्ट का ये हमेशा टेंडेंसी रहता है, ये जो बहुत सारे जगह कहावत है, ये काफी पॉपुलर कहावत है कि एक आर्टिस्ट होने के लिए आपको थोड़ा सा रिबेल होना पड़ता है अंदर से, है ना, वो रिबेलियन होना चाहिए आपके अंदर, तभी आप आर्टिस्ट बन सकते हो। तो ये जो रिबेलियन है ये हमेशा से हमें दिखा है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको इम्प्रेशनिज्म का भी दिया, इसके आगे जो भी ट्रेंड्स उसके बाद आए, सररियलिज्म आया, उसके बाद जितने भी अलग अलग आर्ट में मूवमेंट्स आए, ट्रेंड्स आए, हर किसी ने एस्टैब्लिश किया है कि किस तरीके से जो ह्यूमन फैक्टर है, जो इंसान वाला जो फैक्टर है आर्ट में या फिर क्रिएटिविटी में, वो हमेशा सबके ऊपर रहा है। ठीक है, मशीन्स आए गए, बहुत सारे मशीन्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आए और फिर गए, और बहुत सारे हैं जो इवॉल्व भी हो रहे हैं, धीरे धीरे आके एस्टैब्लिश हो गए और इवॉल्व हो रहे हैं। बट जो इंसानों ने अपना एक फैक्टर जिंदा रखा है, जो एक ऐसा टच आर्ट में, क्रिएटिविटी में, डिजाइन में अलाइव रखा है जिस जो सिर्फ इंसान ही दे सकता है, वो फैक्टर ही हमें अलग करता है इन टेक्नोलॉजी से। और इस तरीके के जितने भी नए तकनीक निकल के आ रहे हैं, इनसे हमें वो चीजें ही अलग करती हैं। और मेरा ये बहुत स्ट्रांग बिलीव, अभी देखने की बात है आगे कि किस तरीके से हम इवॉल्व करते हैं एज एन आर्टिस्ट, ये देखने की बात है। ये हमें फ्यूचर में दिखेगा कि क्या रिस्पॉन्स होता है हमारा। बट मेरा बहुत स्ट्रांग बिलीव है कि वी विल फाइट बैक अगेन। एआई हमें चीजें एग्जिस्टिंग आर्ट स्टाइल से रिक्रिएट करके तो दे सकता है, बट एआई जो ह्यूमन फैक्टर है, जो ह्यूमन एक्सप्रेशन है, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस हैं, उसको ना वो समझ सकता है ना वो रिक्रिएट कर सकता है। दैट इज ऑल विथ अस।
तो दिस इज अ मैसेज टू ऑल आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल्स हु आर फीलिंग थ्रेटेंड, कि आपको थ्रेटन होने की कोई जरूरत नहीं है इस चीज से। ये हमेशा से होता आया है। आपको बस फाइट बैक करना है, आपको अपने इंसान होने का जो यूनिकनेस है उसको अलाइव रखना है आर्ट में। आर्ट के थ्रू आपको ये दिखाना है कि आप एक जिंदा इंसान हो, और आपको आपको सोचने समझने की क्षमता है। उस चीज को अगर आप आर्ट से दिखा सको, वो एआई कभी नहीं कर सकता। ओके, आई थिंक इट वाज अ नाइस डिस्कशन ऋतुराज, काफी अच्छे इंसाइट्स दिए आपने भी। और हम इन टॉपिक्स पे और इन्हीं सिमिलर टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते रहेंगे। तो हम बस इतना ही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और ऐसे कंटेंट्स आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में।